वहीं पर प्रयागराज में कुंभ मेला लगा है, कुंभ को लेकर उस पर भी टिप्पणी की गई है। चंद्रशेखर आजाद नगीना के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि कुंभ में वही जाते हैं जो पाप करते हैं। तो उसके बाद एक भाजपा के नेता जो है उस पर भी टिप्पणी की और चंद्रशेखर की तुलना कौवे से कर दिया। तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए, दिल्ली में चुनाव भी है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मोहित शर्मा जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, मोदी जी कह रहे हैं कि हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती हो सकती है। पहली बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी क्या बोल जाते हैं ये खुद उनको नहीं पता। कभी प्रधानमंत्री मोदी नाले से गैस निकालते हैं, कभी प्रधानमंत्री मोदी गधे से प्रेरणा लेते हैं। ये मैं नहीं, प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि मैं भी गधे से प्रेरणा लेता हूं, ये मैं आपको बता दूं। उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जहां जाते हैं वहां जाकर अपना संबंध हर किसी से स्थापित कर देते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं ये बात खुद देश के प्रधानमंत्री नहीं जानते हैं। और अब देश के प्रधानमंत्री पहले एक इंटरव्यू में रूबी का लियाकत को अपना एक इंटरव्यू देते हुए बोलते हैं कि मैं एक नॉन बायोलॉजिकल बंदा हूं, ठीक है ना। और उसके बाद में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भाई मैं भी मनुष्य हूं, मुझसे भी गलती हो चुकी है। पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी उनको कभी अवतार साबित कर देती है, कभी भगवान साबित कर देती है, और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री फंस जाते हैं और ये कहते हैं कि मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं। तो आपको बता दूं, इसी बात को लेकर देश के प्रधानमंत्री इस टाइम पर सोशल मीडिया पे बहुत सुर्खियां बटोर रहे हैं। और ये सुर्खियां कोई प्रधानमंत्री की तारीफ की सुर्खियां नहीं, उनके मजाक का एक विषय बन गई है। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक स्पेशल सलाह दूंगा कि आदरणीय, सम्माननीय, माननीय अवतारी पुरुष देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगली बार अगर किसी बिजनेसमैन के साथ पॉडकास्ट करने जाएं तो टेलीप्रॉम्प्टर अनिवार्य रखें, क्योंकि विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर आप किसी को भी इंटरव्यू नहीं दे पाते। इन्होंने बिना टेलीप्रॉम्प्टर के इंटरव्यू दिया, पॉडकास्ट किया। नहीं, वो तो बहुत अच्छे प्रधानमंत्री बोलते हैं ना, नहीं देखते हैं क्या जी? अच्छे दिन लाने वाले हैं और आप कह रहे हैं टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल। देखिए, अच्छे दिन तो इस देश में आए हैं, नो डाउट, अच्छे दिन आप जैसे लोगों के आए हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, जिस दिन सत्ता गई और सरकार गई, पहला छापा इस देश के पत्रकारों के घर पर ही पड़ना है और उनमें पहला नाम होगा गोदी मीडिया के पत्रकारों का। आप जैसे लोग जो इस देश के अंदर मोदी जी का प्रचार और प्रसार करते हो, कोई गली, कोई कोना, कोई चौक, कोई चौराया आप नहीं छोड़ते जहां आप नरेंद्र मोदी जी का प्रचार और प्रसार ना करते हो। जिसको आप गोदी मीडिया कह रहे हैं वो देशभक्त पत्रकार हैं। हाँ, तो आप भी तो उनमें से एक देशभक्त हैं। हाँ। और आज दिखाते हैं लोग कितने बड़े देशभक्त हैं। इन्होंने कहा कि हम दिल्ली चुनाव पे चर्चा करेंगे, तो आपको क्या लगता है दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है? भारतीय जनता पार्टी बनेगी, मोदी जी कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये कह रहे हैं कि हम नहीं कह रहे, मोदी जी कह रहे हैं ना। मोदी जी, तो मोदी जी भाजपा के प्रधानमंत्री, तो मोदी भाजपा की तो सरकार बताएंगे, केजरीवाल की सरकार थोड़ी बताएंगे। लेकिन ये फैसला तो देश की जनता करेगी ना कि किसकी सरकार बनेगी। तो इस देश की जनता ने फैसला किया है देश के एक पढ़े लिखे व्यक्ति को वापस से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना, ना कि ऐसे व्यक्ति को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना जो महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करता है। प्रियंका गांधी को लेकर रमेश बिदुड़ी ने किस तरीके से टिप्पणी करी वो पूरे देश ने देखा। और आज मैं आपको सवाल का जवाब ओपन ऑन कैमरा दिखाऊंगा कि इस देश के अंदर, दिल्ली के अंदर मात्र 7 सांसद हैं। आप ये कह रहे हैं ना, भाई साहब ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के अंदर, दिल्ली के अंदर जो है वो सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। तो अभी आपके सामने दिखाता हूं कैसे सरकार बनेगी। अगर ये भाई साहब दिल्ली के 7 सांसदों के नाम बता दें तो मैं मान जाऊंगा कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि दिल्ली के 7 के 7 सांसद लापता और गुमशुदा हैं। यही नहीं पता दिल्ली में किसी को कि दिल्ली के 7 सांसद कौन से हैं। सरकार तो जब बनेगी, और इनके अलावा बहुत सारे और भी पत्रकार बंधु हैं। मैं कहता हूं ये मिलके 8 से ज्यादा पत्रकार है और मैं इनसे 7 सांसदों के नाम पूछ रहा हूं। जरा बताइए दिल्ली के कौन सा? नहीं, हम बता रहे हैं, बता रहा हूं। आपने कहा तो वो कह रहे हैं कि हमें सांसदों दिया, सत्ता भी दे दो तब दिल्ली को लंदन बना देंगे। भाजपा तो कह रही है कि आपने 7 सांसद दिए, हमें सत्ता दे दो, मैं लंदन बना दूंगा दिल्ली का। तो मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, 7 सांसदों के नाम बता दीजिए। आप तो पत्रकार हैं। चलिए बताइए। ठीक है, बताइए नहीं है, लेकिन भाजपा कह रही है कि लंदन बना दूंगा, हमें सत्ता दे दो। यही इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के अंदर हर एक व्यक्ति हाथ में माइक पकड़ के अपने आप को पत्रकार समझने लगता है। यही मैं इस देश की जनता को समझाने चाहता हूँ कि इस देश के पत्रकारों पे कोई नॉलेज नहीं है। और मैं आपको बता दूं, ये लंदन बनाने की बात करें, अहमदाबाद के अंदर मैं आपको बता दूं कि 80 करोड़ की लागत से 80 करोड़ रुपए खर्च करके एक पुल बनता है। और जानते हैं उस पुल का एंड कहां खत्म होता है? सामने दीवार पर। सामने दीवार पर मतलब आप गाड़ी लेकर आएंगे और उसके बाद में 5 साल में पुल बन के तैयार हुआ। जिसको ये लंदन बनाने की बात कर रहे हैं, गुजरात में आपकी सरकार है, गुजरात लंदन बन गया। यूपी में आपकी सरकार है, यूपी लंदन बन गया। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, वो लंदन बन गया। अब तक जहां जहां आपकी सरकार है वहां लंदन बना तो बना या नहीं बना ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन आपकी सरकार के राज में जिस तरीके से
आपने बड़े बड़े पत्रकारों को, इस देश में आपके खिलाफ बोलने वाले लोगों को और आपके खिलाफ आवाज उठाने वाले तमाम लोगों को आपने जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। उनमें कई नाम आते हैं, जिनमें एक नाम आता है उमर खालिद का, जो 3 साल से जेल की सलाखों के पीछे है। उनमें कई नाम आते हैं। और आपको मैं एक बात बता दूं, रोमा विल्सन को जानते हैं? कौन है रोमा विल्सन? नहीं जानते। आपके पूरे देश के कोई भी लोग नहीं जानते। आपने इस देश की वो स्थिति कर दी कि आपके खिलाफ आज आवाज उठाने वाला हर एक व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे है। और अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि भारत के अंदर 15 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता को छोड़ा है। उसके पीछे का कारण यही है कि जिस देश के अंदर हिंदू मुसलमान के नाम पर लोग लड़ रहे हैं और जिस देश की सरकार कभी भी किसी को भी उठाकर जेल के अंदर बंद करवा दे और जांच एजेंसियां उठा के आपको जेल के अंदर बंद कर दें तो आप कुछ नहीं कर सकते। रोमा विल्सन कौन है ये मैं आपको बता देता हूं। इस देश के अंदर एक मुकदमा चला, एक केस चला रोमा विल्सन के ऊपर। उनके ऊपर आरोप लगा कि रोमा विल्सन ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की साजिश रची। देश के प्रधानमंत्री, ये बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जान से मारने की साजिश रखी। और आपको बता दूं, साल 2018 के अंदर रोमा विल्सन के ऊपर केस दर्ज होता है। और सुनिए, एनआईए ये कहती है कि हम इस जांच में तेजी लाए हैं। 18 से आज क्या चल रहा है? 25 साल 2025 चल रहा है। साल 2018 में मुकदमा दर्ज होता है। 6.5 साल में ये आप समझ लीजिए कि कोर्ट ट्रायल भी नहीं करा पाता, इतने बड़े मुकदमे में। ये स्थिति आज देश की है, ये मैं आपको बता दूं। और इसी केस में आइकॉन ऑफ लॉज के नाम से बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर किताब लिखने वाले और बाबा साहब अंबेडकर के परिवार से आने वाले, मैं आपको बता दूं, आनंद तिलतुंडे के ऊपर भी इसी मुकदमे में, जो इसी केस में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें उन्होंने 2.5 साल की सजा काटी। इसी केस के अंदर सुधा भारद्वाज, जो कि आदिवासियों की आवाज को बुलंद करने का काम करती थी, उनके ऊपर भी यही मुकदमा दर्ज किया गया। और आपको बता दूं, जब आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली के चुनाव की बात कर रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर शराब घोटाले के आरोप लगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एज अ रिपोर्टर, उसका क्या लास्ट निकल कर आया? उसमें क्या फैसला आया शराब घोटाले के ऊपर? कानूनी कार्रवाई चल रही है, प्रक्रिया चल रहा है कोर्ट का। देश में 6.5 साल के अंदर मैं आपको बता दूं कि रोमा विल्सन की ट्रायल नहीं होता है, और आप कहते हैं कि इस देश में कार्रवाई चल रही है। इस देश की कैसी कार्रवाई है ये मैं आपको बता दूं। जिस बिहार को आज कहते हैं कि जंगल राज से मुक्त हो गया है, वो बिहार में आज असल में जंगल राज चल रहा है। अब मैं आपको बताता हूं, बिहार का एक शख्स है जिसका नाम है नथुनी पाल। अब सुनते जाइएगा, वो बिहार का जो शख्स है नथुनी पाल, उसके हत्या के आरोप में बिहार की पुलिस 4 लोगों को गिरफ्तार करती है, जिनमें से एक व्यक्ति मर भी जाता है। ठीक है, सुनते जाइएगा। और 8 महीने ये लोग जेल की सजा काटते हैं। 8 महीने के बाद ये लोग बेल पर बाहर आते हैं और उसके बाद में 16 साल बाद नथुनी पाल यूपी के झांसी के अंदर मिल जाते हैं। मतलब ये असली जंगल राज है कि पुलिस ने सिर्फ शक के बिहार पर आपको उठाकर जेल के अंदर बंद कर दिया और उसके बाद वो व्यक्ति मिलकर बाहर मिल जाता है। ये इस देश की असल स्थिति है। और आप कुंभ मेले जाएंगे प्रयागराज? चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि जो लोग पाप धोने के लिए कुंभ मेले में जाते हैं। एक बात मैं बता दूं, अगर पाप धोने की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी, अगर मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर परमानेंट जब तक कुंभ लगाए और लगने से लेकर शुरुआत से लेकर अंत तक भी अगर वहां पर कुंभ में रोज भी स्नान करे ना, तब भी अपने पाप नहीं धो पाएंगे, क्योंकि इन्होंने हजारों लाखों और करोड़ों लोगों की बद्दुआएं ले रखी हैं। इन्होंने उन गरीब बच्चों की बद्दुआएं ले रखी हैं जिन्हों के ऊपर इन्होंने लाठी और डंडे पड़वाने का काम करा। इनके ऊपर इस देश के अंदर कई सौ किसानों की हत्याओं के इनके ऊपर आरोप है। आप ये समझ लीजिए, जो किसान आंदोलन करने के दौरान शहीद हुए, इनके ऊपर, इनकी पार्टी के नेताओं के ऊपर महिलाओं के साथ बलात्कार और यौन शोषण के मुकदमे चल रहे हैं। ये तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये कुंभ के शुरुआत से लेकर अंत तक भी वहां पर बैठे तब भी अपने पाप नहीं धो पाएंगे। और पापियों के पाप धो के तो हमारे देश की गंगा भी मैली हो गई है। और कितनी मैली आप उसको करोगे, जरा ये बता दीजिए। जी चलिए, एक सवाल और बता दीजिए। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है उसी में कि हम कर्म को मानने वाले हैं, पाप पुण्य को मानने वाले नहीं है। एक बात आप मुझे बताइए, चंद्रशेखर रावण ने जो बात कही है, चंद्रशेखर रावण एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और आज ये इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी इस देश के सांसद भूल गए हैं कि सांसदों का कर्तव्य क्या होता है। और मुझे बहुत बढ़िया बात है चंद्रशेखर रावण ने कही कि हम अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल लड़ रहे हैं भाई, लड़ना चाहिए। इस देश का दुर्भाग्य है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सत्ता में बैठे राजनेता, लोकसभा में बैठे राजनेता
चर्चा कर रहे हैं आज हिंदू मुसलमान पे, मंदिर और मस्जिद पर, जबकि वो लोकसभा बनी है एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट के ऊपर चर्चा करने को लेकर। लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि लोकसभा में कौन सा वो बीजेपी का नेता है जो शिक्षा और स्वास्थ्य और बेरोजगारी पे चर्चा कर रहा हो। सबकी चर्चा हिंदू मुसलमान पे। असल में क्या है, इस देश के अंदर एक मेमोरेंडम क्रिएट कर दिया गया, चाहे वो अकबर हो, चाहे वो औरंगजेब हो, सबको लेकर एक मेमोरेंडम क्रिएट कर दिया कि ये देश विरोधी लोग हैं, इन्होंने हिंदुओं को मारने का काम किया। एक बात आपको बता, सुन लीजिए, एक बात आपको बताता हूं, अकबर का युद्ध होता है। अकबर का युद्ध किससे होता है? राणा प्रताप से। अकबर का युद्ध राणा प्रताप से हुआ। अब सुन लीजिएगा कि अकबर के साथ कौन था? अकबर के साथ राजा मानसिंह। अकबर की कभी लड़ाई राणा से हुई नहीं है, राणा प्रताप से कभी अकबर की लड़ाई नहीं। अब सुन लीजिएगा, अकबर के साथ में राजा मानसिंह और उसके साथ में उनका बेटा सलीम, अकबर का बेटा सलीम। और अब सुन लीजिए, जब लड़ाई हो रही है राणा प्रताप से, तो राणा प्रताप के साथ में कौन है? राणा प्रताप के साथ में हकीम खान। मतलब दोनों तरफ हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान। तो आपको क्या लगता है ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की थी? नहीं, ये लड़ाई दो राजाओं के बीच में थी। ये लड़ाई साम्राज्य को लेकर लड़ाई थी। उसके बाद 1857 की विद्रोह क्रांति होती है। 1857 की विद्रोह क्रांति, मंगल पांडे जिसका नेतृत्व किया बहादुर शाह जफर ने, उनका साथ दिया झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने, तात्या टोपे ने। ठीक है, अब उसके बाद होता क्या है, जब हिंदू मुसलमान एक हुआ तो इस देश से अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया। और अंग्रेजों को एक बात समझ में आ गई कि अगर इस मुल्क के अंदर राज करना है तो हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाना होगा। तब अंग्रेजों ने एक पॉलिसी अपनाई जिसका नाम था फूट डालो शासन करो। हिंदू को मुसलमान से और मुसलमान को हिंदू से लड़ाकर भाजपा ने इस देश पर, अंग्रेजों ने इस देश पर कब्जा किया। और भाजपा आज उसी नीति को अपना रही है, हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाकर इस देश में नफरत का और मजहब का जहर घोलकर इस देश को बर्बाद करना चाहती है। लेकिन मैं इस देश के लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आपकी चर्चा हिंदू मुसलमान पर नहीं, देश की तरक्की, बेहतरी, एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पर होनी चाहिए। चलिए, एक आखिरी सवाल बताइए सर, जिस रमेश बुधुरी ने, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, प्रियंका गांधी पर अभद्र टिप्पणी किए थे, हालांकि उन्होंने माफी मांग लिया, भाजपा उनको मुख्यमंत्री की तरफ प्रोजेक्ट कर रही है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? माफी मांगना और माफीनामे लिखना भाजपा की पुरानी और गंदी आदत है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो व्यक्ति एक विपक्ष की नेता की इज्जत नहीं कर सकता, वो व्यक्ति आपकी बेटियों की इज्जत कहां से करेगा? इस सवाल का जवाब मुझे इस देश की जनता दे दे। और इस देश की जनता, मैं आपको एक बात बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी को तो यह समझना चाहिए कि वो व्यक्ति दिल्ली का मुख्यमंत्री बनना तो दूर की बात, मैं आपको बता दूं एक सफाई कर्मचारी बनने के लायक भी नहीं है। क्योंकि जिस तरीके की उसकी भाषा है, मैं आपको बता दूं सफाई कर्मचारी तो इस देश के अंदर वो लोग हैं, उनको तो सैल्यूट करता हूं, वो आपके और हमारे घर की सफाई को काम करने का काम करते हैं, इस देश की गंदगी को साफ करने का काम करते हैं। और मैं कहता हूं ऐसे लोगों को आकर देश की राजनीति से भी गंदगी का सफाया करना चाहिए। और रमेश बिधूड़ी सीएम क्या, बस में कंडक्टर बनने के लायक भी, ये बात मैं आपको बता दूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।